अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। दोस्तों नमस्कार, जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। कल पीएम मोदी का संसद के भीतर भाषण हुआ है। आपने भी सुना होगा। मोदी जी ने इस भाषण के लिए देश को 23 दिन का इंतजार कराया। ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध पर अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था। ऐसा नहीं कि इस बीच पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या फिर उनके पास बोलने के लिए कोई फोरम नहीं था। आप चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। खैर, आप उसकी कहाँ हिम्मत जुटा पा रहे हैं। 11 साल से प्रेस के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सही, आप कोई इवेंट आयोजित कर लेते। इसके तो आप चैंपियन हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा। युद्ध जब आपके पड़ोस में चल रहा हो और हमला एक ऐसे देश पर हुआ हो जिससे आपके सालों पुराने घनिष्ठ रिश्ते रहे हों, इतना ही नहीं, आपके आसपास के ठिकाने दोनों पक्षों के निशाने पर हों, तब ऐसी स्थिति में एक देश के तौर पर भला आप कैसे चुप बैठ सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी बोले भी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे देश और उसके लोगों को कोई दिशा मिलती। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर की, वह यह कि पूरे देश को कोरोना की याद दिला दी और देशवासियों को कमर की पेटी बांधकर उस स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। अभी 23 दिनों तक पीएम मोदी और सरकार से जुड़े तमाम लोग देश में गैस, तेल या फिर किसी तरह के संकट से इनकार कर रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में सिलेंडर एजेंसियों के सामने लगने वाली कतारें ना तो उनको दिख रही थी और ना ही सूरत समेत तमाम शहरों के मजदूरों के काम छोड़कर अपने घरों की ओर पलायन दिख रहा था। ना ही देशव्यापी रेस्टोरेंटों की बंदी, जगह जगह भोजन बनाने के लिए चूल्हों और उसमें जलने वाली लकड़ियों और उपलों का इस्तेमाल भी उनकी नजर से दूर था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एकाएक रात में सपना आया कि संकट सिर पर आ खड़ा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एकाएक रात में सपना आया कि संकट सिर पर आकर खड़ा हो गया है। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और पूरे देश को कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे डाली। या वही डरावनी स्थिति थी जब मजदूरों को सूरत, अहमदाबाद और मुंबई से 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को लौटना पड़ा था। और साधन मुहैया कराने को कौन कहे, पुलिस की लाठियां रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह एक बार फिर आंकड़ों की जुमलेबाजी कर दी, जो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये आंकड़े उन्हें आईटी सेल से मिल जाते हैं और वे उन्हें कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। हालांकि संसद में हमेशा 56 इंच की छाती बताकर सीना ठोकने वाले मोदी जी के तेवर बिल्कुल ठंडे थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सत्ता पक्ष की कुर्सियों से ना तो मोदी मोदी गान हो रहा था और ना ही मेजें थपथपाई जा रही थी। आंकड़े सुनने पर तो ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ना तेल की कमी कहीं है और ना ही गैस की और ना ही बिजली की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी माने तो सारी उपलब्धियां इन 11 सालों में हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी ये जुमलेबाजियां सच्चाई से बहुत दूर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 11 सालों की अगर पूरी सच्चाई जनता को पता चल जाए तो वह पार्लियामेंट पर धावा बोल देगी। चलिए, उस विस्तार में नहीं जाते हैं, आज वह विषय नहीं है। लेकिन जो विषय है उसकी एक छोटी सी नजीर आपके सामने जरूर पेश करता हूं। पिछले 11 साल में इस क्षेत्र में ही आपने क्या किया है। ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो भारत में नवरत्न कंपनियों में शामिल थी, आपने उसे घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया।
2014 में आपके सत्ता में आने के समय यह कंपनी 13,000 करोड़ रुपए के लाभ में थी और अब 11 साल बाद उसकी स्थिति यह है कि वह तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और आप और आपके कारपोरेट यारों ने उसे लूट लिया। भारत में घरेलू गैस के उत्पादन का हिस्सा कभी 27% हुआ करता था, वह घटकर अब 11% रह गया है। आपने इस क्षेत्र में उल्टी गंगा बहा रखी है। कौन कहे आपको इस क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा होना था, लेकिन जो कुछ पहले से मौजूद था आपने उसको भी तहस नहस कर दिया। नतीजा यह है कि आज हम दूसरे देशों के रहमो करम पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। विदेश नीति का तो आपने पूरा कबाड़ा कर रखा है। ना आपको पता है किस दिशा में जाना है, ना ही आपके विदेशी महकमे को। हाँ, एक चीज जरूर पता है कि आपको अमेरिका की गोद में बैठना है और इजराइल से भाईचारा निभाना है। भले ही ट्रंप आपको बार बार दुत्कारे और अपमानित करे, लेकिन आपको उसके दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा रहना है। और उसका नतीजा क्या हुआ? ईरान जैसे एक सच्चे दोस्त को हमने खो दिया, जो न केवल कश्मीर से लेकर तमाम नाजुक मौकों पर हमारे साथ खड़ा होता था, बल्कि चाबहार जैसा स्ट्रेटेजिक पोर्ट हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया था। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? अमेरिकी प्रतिबंधों का बहाना बनाकर जिस ईरान से सबसे ज्यादा तेल आता था उससे तेल लेना बंद कर दिया। सस्ते तेल के चक्कर में रूस के पास गए, लेकिन वहां भी अमेरिका ने टांग अड़ा दिया और वहां भी आप भाग खड़े हुए। अमेरिकी निर्देश का मुकाबला नहीं कर सके। अब जब अमेरिका ने रूस से तेल लेने की छूट दी तो रूस भी आपकी फितरत को समझ गया और सस्ते दर पर तेल देने से मना कर दिया। अब आप अमेरिका और उसके बताए गए ठिकानों से तेल और गैस ला रहे हैं। अमेरिका का आपने पल्लू नहीं थामा होता और विदेश नीति के पुराने रास्ते पर चल रहे होते तो आज आपके तेल टैंकर तिरंगे झंडे के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सकरे रास्ते से सीना तानकर निकल रहे होते। अनायास नहीं, भारत के 22 टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और वहां से 2 टैंकर निकालने के लिए आपको राष्ट्रपति पेजेस्कियन से 2 बार और विदेश मंत्री जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री अगारची से 3 बार बात करनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान ने मान लिया है कि आप अमेरिका इजराइल के खेमे में खड़े हो गए हैं, जो उसके जानी दुश्मन है। इसमें कुछ छिपा नहीं है। युद्ध शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा कर और मानव नरसंहार के दोषी नेतन्याहू से गलबहियां डालकर आपने पूरी दुनिया को यह चीज बता दी थी। वैश्विक स्तर पर भारत की इतनी कमजोर स्थिति कभी नहीं थी। ना तो हमारी कोई पोजीशन है और ना ही हमको कोई देख रहा है। जब हम गरीब थे तब भी दुनिया किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर हमारी तरफ देखती थी। भारत को नजरअंदाज कर दुनिया नहीं चल सकती थी, लेकिन आज हम आर्थिक तौर पे मजबूत हैं और पड़ोस में एक युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई हमें पूछ नहीं रहा है। तटस्थता का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई पोजीशन नहीं होती है या फिर आप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। गुटनिरपेक्षता के भी अपने मूल्य और सिद्धांत थे, जिसमें किसी भी देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता अक्षुण्ण थी। अगर कोई देश किसी देश पर हमला करता था तो हम उसकी निंदा करते थे। कोई देश अगर मनमानी करता था और सुरक्षा परिषद के मानकों के खिलाफ जाता था तो हम उसकी भी मजम्मत करते थे। लेकिन यहां बगैर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच के प्रस्ताव के अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन हमने उसकी निंदा तक नहीं की। ईरान से दोस्ती की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट की हत्या न केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के खिलाफ है, बल्कि उसकी किसी भी रूप में इजाजत नहीं दी जा सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई की हत्या हुई, लेकिन आज तक आपने उसकी निंदा नहीं की, उनका जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। उस दिशाहीन विदेश नीति से क्या फायदा जिसमें लगातार न केवल आप अपने रूस और ईरान जैसे घनिष्ठ मित्र गंवा रहे हो, बल्कि हर स्तर पर आर्थिक नुकसान हो रहा हो। आप जिस कोरोना जैसे संकट के लिए देशवासियों को तैयार रहने की बात कर रहे हैं, उसको लाने वाले भी आप ही हैं। वरना ईरान और रूस के रहते इस देश में ना तो तेल और ना ही गैस का संकट खड़ा होता। ऊपर से आप जिसकी गोद में बैठे हैं, उसका खुद एक मंत्री देश में आकर कह जाता है कि वह चीन जैसी कोई गलती दोबारा नहीं करेगा।
जिस तरह से चीन के बाजार को उसने बढ़ाया और आज वह उसी के लिए भस्मासुर बन गया है, ऐसा वह भारत को नहीं होने देगा। यानी भारत को अमेरिका कभी विकसित नहीं होने देगा। आपको नहीं पता आप किस कदर दुनिया से खारिज हो गए हैं और आपके पड़ोसी देश आपसे आगे खड़े हो गए हैं। श्रीलंका ने अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को अपनी जमीन पर न उतरने देकर जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति से अपने आप को आज वहां खड़ा कर लिया है जहां से वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मध्यस्थ बनने की तरफ अग्रसर है। फाइनेंशियल टाइम्स की अगर रिपोर्ट माने तो ईरान ने भी इस दिशा में अपनी सहमति दे दी है और अमेरिका तो पहले से ही बातचीत के लिए उतावला है। ट्रंप किसी भी तरीके से अब इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, या पूरी दुनिया जानती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से बात की है, जबकि पाक सेना अध्यक्ष मुनीर मध्य पूर्व में अमेरिका के विदेश दूत विटकॉफ के संपर्क में है। इस बीच यह भी खबर आई है कि रूस ने पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल देने का प्रस्ताव दिया है। अब अगर पाकिस्तान विदेश के मोर्चे पर इस स्तर को हासिल कर लिया है और भारत को कोई पूछने वाला नहीं है, तो समझा जा सकता है कि हमने खुद को कहां खड़ा कर लिया है। और इस तरह से हम कब विश्व गुरु से विश्व चेला बन गए, हमें भी नहीं पता चला। आपने पूरा कार्यक्रम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को लेकर अगर आपकी कोई टिप्पणी, प्रतिक्रिया या फिर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह सिलसिला चलता रहे, इसके लिए जरूरी है आप जनचौक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।